अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोगों की ते संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी ऑफिसर्स का और जो भी गेस्ट यहाँ पे आए हैं उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी और वेलकम करती हूँ। आज हम सभी इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य क्या है? इस कार्यशाला का उद्देश्य है जीवन की सार्थकता को जानना। और आज हमें जीवन की सार्थकता बताने के लिए हमारे साथ हैं श्री सोम त्यागी सर। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत। सर का एक छोटा सा परिचय लेकिन योगदान बहुत बड़े बड़े। तो सर के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि सर ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है और वैल्यू कमेटी, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू कमेटी तथा दिल्ली सरकार की हैप्पीनेस करिकुलम में अपना अहम योगदान दिया है। तो एक बार फिर से सर का आप तालियों के साथ स्वागत करते रहिए। सर वैसे 7 दिन की कार्यशालाएं लेते हैं जिसमें जिसका नाम होता है जीवन विद्या कार्यशाला। जीवन विद्या कार्यशाला में जीवन की सार्थकता को बताते हुए जीवन के अनेक आयाम हम सीखते हैं। कल सर से एक इनफॉर्मल बात हो रही थी। मैं बताना चाहूँगी कि मैंने कहा सर आपका नाम त्यागी आपने बाद में जोड़ा या मतलब आपके सरनेम में ही त्यागी है? मैं बताना चाहूँगी सर जब 23 साल के थे तब सर ने जॉब छोड़ दी थी और सर लगभग पिछले 30 सालों से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। और आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि सोम त्यागी सर हमारे साथ हैं और आज एक दिन में हम सर से बहुत कुछ बातें करेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बिफोर इनवाइटिंग सर, आई जस्ट वांट टू मेक कि आज की हमारी कार्यशाला का फोकस बिंदु क्या रहेगा। जैसा कि शीर्षक है एफिनिटी मीन्स आत्मीयता, इसका जो मूल भावना है वो है एग्जिस्टेंस इज कोएग्जिस्टेंस। इसका कारण क्यों है? इसका कारण जो सोर्स अगर हम जाएं तो ये है सह अस्तित्ववाद, एक फिलॉसफी है जो एक नागराज सर द्वारा दी गई है। इसमें यह है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मेटेरियलिज्म एक तरफ है और दूसरी तरफ अपना स्पिरिचुअलिज्म, दोनों से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी, तो उसका बीच का रास्ता निकाला एक मध्यस्थ दर्शन। तो इस पे आज सर चर्चा करेंगे और तो मैं अनुरोध करता हूँ सर को कि वो आएँ और अपने एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज से हम सभी को लाभान्वित करें। प्लीज। हेलो, हेलो, हेलो। ठीक है, पीछे आवाज़ ठीक है? अनुरोध भाई। हाँ जी, सभी को नमस्कार। देखो मैं कल शाम भी हॉल देखने आया था, तब भी मैंने कहा था देखो जिसको एक बार कुर्सी दिखाई देती है वो कुर्सी छोड़ता नहीं और ये गद्दे खाली रहेंगे। तो ये गेस्ट के लिए खाली रखें। चलिए, बोर्ड तो दिखाई देगा पीछे। चलिए, ये मानते हुए कि ज्योति बहन ने आपके साथ कुछ शेयरिंग ज़रूर की है, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं थोड़ी सी जर्नी शेयर कर देता हूँ मेरी, ताकि हमारा आपका एक कनेक्ट बन जाए, क्योंकि आपकी जर्नी शुरू होने जा रही है, हमारी जर्नी किसी पड़ाव तक पहुँच रही है। मेरा बेसिकली जन्म दिल्ली का है, दिल्ली के पास मेरा गांव है और 89 में इंजीनियरिंग पास आउट किया। 3 साल नेल्को टाटा अमेरिकन एम्बेसी वगैरह में जॉब किया और जैसा कि मेरे को लगता है कि कॉमन है ये बहुत, कि 11th 12th और कॉलेज में हम जिंदगी के सपने देखना शुरू करते हैं,
ऐसी होगी मेरी ज़िंदगी और ऐसा मैं पाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। तो ज़िंदगी के सपने जितने सुखदायी होते हैं, ज़िंदगी की हकीकत उतनी सुखदायी नहीं है। ऐसा अधिकांश लोग, आप में से बहुत सारे लोग अभी एकदम 30 के नीचे कितने लोग हैं? 30 के नीचे लगभग 50%। कितने लोग अनमैरिड हैं? कितने लोग मैरिड? 50-50। तो अक्सर जैसा कि मैंने कहा कि जब एजुकेशन में थे तो लगता था कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ बड़े आदमी, कुछ बड़ा काम कर रहे हैं और इंजीनियर करके कुछ बड़े आदमी हो जाएंगे। जब फील्ड में गए तो ऐसा लगा कि कोई खास बात नहीं हुई। ऐसा आपको भी लगने वाला है। जब हम एक प्रशासनिक एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब फील्ड में जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि ऐसा बहुत कुछ होता है जो नहीं सोचा होता है और जो नहीं सोचना भी चाहते हैं, फिर भी वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारी। तो उन सब परिस्थितियों की हमारी कोई बहुत तैयारी नहीं है। और यदि ज़िंदगी को लेके सही मायने में कहें तो ना हमारी एजुकेशन उसको छूती है, ना हमारा परिवार भी उसको बहुत छू पाता है, और हमारे सिस्टम्स तो बहुत दूर है। इसलिए देखो 75 साल हो गया, कभी कभी अपने में सवाल कभी उठता है कि नहीं कि सिस्टम्स को, जिस समाज के लिए हम काम करने की सोचते हैं, उसके मन में सिस्टम्स के प्रति सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? आवाज़ नहीं आई। घटता हुआ। तो आप एक ऐसे सिस्टम के लिए काम करने जा रहे हैं जो अपनी विश्वसनीय खोता हुआ नजर आता है, और कोई व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसकी विश्वसनीयता पे शंका किया जाए या उसको ना स्वीकारा जाए। लेकिन जब हम सिस्टम का पार्ट होते हैं तो हमको बाद में देखा जाता है, सिस्टम को, हम एक सिस्टम के प्रतिनिधि हैं, हमको सिस्टम के रूप में देखा जाता है, फिर आपको व्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है। तो इन तमाम परिस्थितियों में आपकी आने वाली ज़िंदगी बेहतर हो, हम बेहतर उन परिस्थितियों को हैंडल कर पाएँ जिनसे हमारा आमना सामना होगा ही। और जॉब करें ना करें, ऐसे तमाम लोग हैं जो सरकारी नौकरी से भी रिज़ाइन करके प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, और बहुत सारे भी ऐसे लोग हैं। अब तो मेरे को लगता है कि लोगों के सोचने का तरीका बदला है। मासिस में एक ऐसा वर्ग भी है जो पहले से प्लान करके रखता है, बस 40 तक काम करूंगा, उसके बाद मैं काम करूंगा ही नहीं। सुनते हैं अपने बीच में ऐसी चर्चाएं, उसके बाद मैं अपना इंटरेस्ट परसू करूंगा। ऐसे भी लोग हैं जो अब 9 से 5 की जॉब को नकारते हैं, ये 9 से 5 की जॉब नहीं करना है, मैं फ्रीलांसिंग करूंगा। तो महीने में 1 वीक काम करना, बाकी उसमें फिर अपनी ज़िंदगी एक्सप्लोर करना, जिसको जो ठीक लगता है। अभी वर्क फ्रॉम होम, ये तमाम चीज़ें काफ़ी कॉमनली आ ही रही हैं। फिर अभी 4 डे वर्क, 4 डे वीक की चर्चा भी होती ही दिखाई देती है। तो पहले जो जिस तरह का एक सोच थी, उससे बहुत अलग तरह की जॉब्स और बहुत अलग तरह की जीवन शैली और बहुत अलग तरह की मानसिकता भी बदलती हुई दिखाई देती है। जितनी तेजी से समाज बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, वैसी कोई समाज की तैयारी नहीं है, वैसी कोई परिवार की भी तैयारी नहीं है। इसलिए आप पाएंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो फैमिली सिस्टम को लेके भी हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता हुआ दिखाई देता है। हम तमाम कॉलेजेस में अभी कभी युवाओं से मिलते हैं तो शादी नहीं करने की मानसिकता वाला प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इन सारी परिस्थितियों में पॉजिटिव भी बहुत कुछ है। एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान जितना आज है, वो आज के पहले इतिहास में कभी नहीं था।
जितनी सुविधाएं हम भोग रहे हैं उतनी अकबर के पास नहीं थी। हम में से हर एक आदमी अकबर से ज़्यादा सुविधाएं भोग रहा है। उसके पास आईफोन नहीं था, है ना, एसी भी नहीं था, कार भी नहीं थी, घोड़े बैलगाड़ी पे चलता था। तो सुविधाओं के ढंग से देखें तो हमने एक लंबी छलांग लगाई है, जिसकी कल्पना इतनी तेज छलांग हम लगाएंगे शायद 40 साल पहले कोई नहीं सोच रहा था। हमको वो दौर याद है जब पेजर आया था। पेजर से हम आईफोन 13, 14, 15 क्या चल रहा है मेरे को पता नहीं है, लेकिन हमने एक लंबी दूरी तय की है और एक तेज यात्रा तय की है। ऐसे तमाम परिवार हैं, मेरे को लगता है कि हम लोग यहाँ जितने बैठे हैं, हमारे पापा और दादा किसी गरीबी से निकल के आए हैं, ऐसा हमको ज़रूर याद होगा। कितने लोगों ने देखा अपने परिवारों में, हमने गरीबी को देखा है। और लगभग हमारी पीढ़ी या हमारे बच्चों की पीढ़ी वो पीढ़ी आ गई है जिसने गरीबी को अब नहीं देखा है ना। हमारे लिए एरोप्लेन दर्शनीय वस्तु था, हमारे बच्चों के लिए ट्रेन दर्शनीय वस्तु हो गई है ना। उनको 24 घंटे कैसे जा सकते हैं, है ना। तो जो जिससे शुरू करता है वो उसको मिनिमम ही लगता है। तो इन सारी बातों को देखते हैं तो बहुत कुछ बदला है, उसमें सकारात्मक भी है और कुछ नकारात्मक भी है। लेकिन सकारात्मक को एंजॉय करेंगे और जो गैप्स हैं उसको पहचानेंगे, उसको दूर करेंगे। यही हमारा पुरुषार्थ है, यही हमारे मानव होने का, आदमी होने का मतलब है। किसी की ज़िंदगी में चैलेंज नहीं हो तो ज़िंदगी का मतलब भी क्या है। आपको पता है आईआईटी में जाने वाले, आईआईटी मुंबई जो है टॉप रैंकर्स जाता है। सबसे अधिक नशा आईआईटी मुंबई में है। क्यों है? क्योंकि इतनी मेहनत करके जब एक युवा वहाँ पहुँचता है, वहाँ इतना बड़ा कुछ दिखाई नहीं देता है। वो फ्रस्ट्रेशन नशे की ओर ले जाती है। पंजाब में इतना नशा हुआ, पैसा बहुत आया, और यदि कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है और पैसा आएगा तो आदमी जहाँ जाना है वहीं जाएगा। आदमी के पास पद भी आता है और कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, वो पद उसके लिए अभिशाप बन जाता है। तो मुझको लगता है जिंदगी लौट के वापस नहीं आती है। जो वक्त सामने है, क्योंकि जिंदगी कभी ना कभी अपने आप से पूछ लेती है, इतने साल में क्या निकला। दूसरों को बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है, खुद को कुछ ऐसा बता सकें और अकेले में बता सकें जिसको सुन के खुद को खुशी हो और हमेशा वो खुशी बनी रहे, ऐसा मटेरियल कम होता है और शायद इससे कम में ज़िंदगी नहीं चलती है। दोस्तों, आज ये एक कोई प्लान नहीं था, एक सुअवसर बन गया आपके साथ बातचीत करने का। मुझको भी बहुत खुशी है कि जो दो सरकार के माध्यम से समाज को फीड करने वाले हैं, उनके साथ बात करने का एक दिन का अवसर मिला है। तो इस दिन का देखते हैं शाम तक कहाँ पहुँचते हैं। ठीक, तो मैं सोचता हूँ समय कम है। मेरी जर्नी इतनी है कि 3 साल की जॉब में मेरे को ये समझ में आ गया कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ है और मैं किसान का बेटा हूँ। छत और रोटी मेरे घर में है, घर वाले सुबह शाम गाली देंगे, रोटी की कमी नहीं। तो जिंदगी को कभी रोटी के सामने रख के तौला भी नहीं था। पहले से भी कुछ ऐसा ही सोचा था कि जिंदगी कोई बड़ी चीज़ होगी, कोई बड़ा कैनवस होगा। जॉब में आए तो ऐसा कुछ नहीं लगा, तो वहाँ से ज़िंदगी की तलाश शुरू हुई। तलाश शुरू हुई तो कहीं अपना कोई संस्कार भी रहा होगा, कुछ गांधी जी को पढ़ा, चाणक्य को पढ़ा, और आदमी जब कन्फ्यूज़न में आता है तो बहुत सारे लोगों को पढ़ना शुरू करता ही है। कहीं से मन में कुछ पहले से भी संस्कार रहा और मन में बात अटक गई कि चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। अब कंपनी में थे तो कंपनी के लिए झूठ बोलना पड़ता था। फिर सोचे कि अपना काम करेंगे तो झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, तो पता चला वहाँ और ज़्यादा बोलना पड़ता है।
क्योंकि सारे डिपार्टमेंट से डील करना, सबसे कोई सर्टिफिकेशन लाइसेंस लेना, बिना पैसे के कोई काम होता नहीं है, अपने को पैसा देना नहीं है, तो सब जगह झगड़ा करना है। तो मैंने 2-2.5 साल दिल्ली में सबसे सारे डिपार्टमेंट से झगड़ा किया। लास्ट में ये समझ में आया कि चेन नीचे से ऊपर तक है और ये अपने से हैंडल होने वाली चीज़ नहीं है और अपने को सुधरना भी नहीं है। तो क्या किया जाए? एक संयोग ऐसा बना कि हमारे कुछ मित्र गायत्री परिवार के माध्यम से बस्तर में काम करते थे। बस्तर आप लोग तो जानते होंगे, आजकल छत्तीसगढ़ है और 90% पॉपुलेशन वहाँ का लगभग ट्राइबल है। तो दिल्ली में रह के बस्तर के बारे में सुनना बहुत एक एलियन, दूसरे प्लेनेट जैसा लगा। आज भी लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, चींटी की चटनी, शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं, खेती नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। तो उनके बारे में सुन के मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं ज़िंदगी का जो मीनिंग तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ वो इस पढ़े लिखे समाज के बीच में तो मिलेगा नहीं। तो चलो उन्हीं के लिए कुछ, उनके बच्चों के लिए कुछ, कम से कम जो बेसिक वर्क है, एजुकेशन है, हेल्थ है, उनके लिए कुछ काम किया जाए। तो ऐसा सोच के मैं 95 में अपने 2.5 साल के बच्चे को लेके बस्तर में ट्राइबल्स के बीच चला गया। संयोग से वहाँ एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो गई, सोचा नहीं था कि जहाँ साइंस आके रुकता है वो वहाँ से शुरू होते हैं और उन्होंने स्कूल का दरवाज़ा नहीं देखा है। जहाँ धर्म और अध्यात्म आके रुकता है वहाँ से वो शुरू होते हैं। तो उनको समझने में 2-3 साल तो बात नहीं बनी, क्योंकि तब तक मैं ये मानता था कि जो एक आम आदमी है उसकी ज़रूरत रोटी कपड़ा और मकान है, जिसका पेट नहीं भरा है उसको आध्यात्मिक बातों की ज़रूरत नहीं है। और मेरी उस समय तक जो कन्विक्शन थी, जो कमिटमेंट था, वो ये था कि मुझको गांव के लिए कुछ करना है और गांव के लोगों के लिए कुछ करना है। तो 2-3 साल मैं भी बहुत प्रॉपरली उनको ठीक से नहीं सुन पाया। जब जॉब छोड़ के दिल्ली में काम कर रहे थे, दिल्ली के आसपास के इलाके में काम कर रहे थे, तो स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कपाट, ये सब संस्थाओं के नाम आपने सुने होंगे क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो। कपाट बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की ऑर्गेनाइजेशन है जो रूरल एरियाज़ में फंडिंग के लिए एनजीओज़ को फंडिंग का काम करती है। ये सब संस्थाओं के साथ काम करके 2-3 निष्कर्ष बहुत साफ सुथरे आ रहे थे कि एक तो पैसे से काम नहीं होता है, पैसे से विकास नहीं होता है। विकास तो आदमी की मानसिकता में होता है। क्योंकि स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का हमारे पास एक प्रोजेक्ट था जिसमें हम गांव की महिलाओं को अचार, चटनी, मुरब्बे वगैरह सिखा के उनको अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, ऐसा हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। जब हमने गांव की 40 महिलाओं से अचार, चटनी, मुरब्बे, इस तरह की चीज़ें सिखाने के लिए रेसिपी बोर्ड पे लिखना शुरू किया, तो पता चला उनमें से 40 में से 38 महिलाओं को पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो जब पढ़ना लिखना नहीं आता है तो रेसिपी कैसे लिखेंगे? तो हमारा अचार, चटनी, मुरब्बे छूट गया और साक्षरता अभियान शुरू हो गया। तो साक्षरता अभियान शुरू हुआ तो उनसे और बातें होना शुरू हुई। बातें हुई तो पता चला, तो उन्होंने अपनी घर की बात बताना शुरू कर दिया। तो उसके पति पत्नी में कैसा झगड़ा होता है, सास बहू में कैसा चलता है, और पति के भाइयों के बीच में कैसा चलता है। तो उसके सुनाते सुनाते मैं सोच रहा था यार होता तो मेरे घर में भी है। धीरे से अमीर और गरीब का भी दूरी खत्म हो गया। जो समस्याएं संबंध को लेके अमीर के घरों में हैं वही समस्याएं गरीब के घरों में हैं। धीरे से इस बात पे भी ध्यान गया कि हमारे परिवार कब टूटे हैं, जब परिवारों में पैसा आया या जब परिवार स्ट्रगल कर रहे थे, आर्थिक रूप से जूझ रहे थे। कब टूटे हैं? पैसा आया,
तो जब हमारे खुशी मनाने के दिन आए तब हम टूट गए। तो फिर ये भी समझ में आया कि इन मानसिक समस्याओं को हैंडल करने की अपनी कोई योग्यता है नहीं। और इस बात पे भी ध्यान चला गया कि परिवार में आर्थिक समस्याएं बहुत छोटी हैं। ये जो रिलेशंस को लेके प्रॉब्लम है, जैसे आप भी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सभी अपने अपने घरों में झांक के देखें। हमारे घरों में समस्याएं साधन की कमी के कारण है कि संबंध की कमी के कारण है? जोर से बोलो। संबंध की कमी के कारण। और आपका सारा प्रयास संबंध की कमी को दूर करने के लिए है कि और साधन बढ़ाने के लिए है? हो गया काम? बात समझ में आ रही? तो प्रॉब्लम कहीं और है और हमारे एफर्ट्स कहीं और हैं, हमारी दिशा कहीं और है, और ये जिंदगी भर ऐसे ही चलने वाला है। तो धीरे से ये समझ में आया कि विज्ञान के पास ऐसी कोई हैसियत नहीं है कि वो संबंध की प्रॉब्लम को हैंडल करे। चलो इन धार्मिक लोगों के पास होगी, तो फिर बहुत सारे धर्मों में गायत्री, सावित्री, ब्रह्म कुमारी, ऐसे बहुत सारी जगह में जाना शुरू किया, वहाँ जाके समझना शुरू किया। और एक फोकस उस समय भी था कि यदि हम बाई एजुकेशन आदमी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस पढ़ा सकते हैं, तो ये जिंदगी को क्लासरूम में क्यों नहीं ला सकते? कि जो भी कुछ पढ़ाना है ये क्लासरूम में दिया जाए, ताकि एक बच्चा जब क्लीन स्लेट है, लगभग क्लीन स्लेट जैसा है, तब वो उस जिंदगी को पा जाए और अपने आने वाली जिंदगी में वो बेहतर परफॉर्म करे। तो सभी धार्मिक संस्थानों के जो बड़े लोग होते थे, उनसे मिलके उनको ये पूछते थे, भी ये बताओ अच्छा कि एजुकेशन तो ठीक नहीं है, ये जय कृष्णमूर्ति ने कहा, ओशो ने कहा, कोठारी कमीशन ने कहा, श्री राम शर्माचार्य ने कहा, और भी तमाम लोगों ने कहा होगा। ये बताओ क्लास 1 में क्या दें, 2 में क्या दें, 5th में क्या दें, 10th में क्या दें? तो उनकी तरफ से यही सुनने को मिलता था कि महापुरुष तो इशारा कर गए हैं और ये तो हमको आपको ही सोचना होगा। तो मैं भी ये सोचता रहता था कि हमको इतना ही सोचना आता तो हम ही महापुरुष नहीं होते। तो कुल मिला के बात नहीं बनती थी। तो वो जो मैंने कहा कि आदरणीय नागराज जी, बस्तर के उन जंगलों में जिस ग्रुप के बीच में मैं गया, संयोग से वो उस ग्रुप में आते थे। उसी समय उन्होंने आना शुरू किया था। धीरे धीरे बात होती गई और जो हमने यूपी के हमारे गांव को देखा, आपने भी अपने गांव को देखा होगा। जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो हमारे फादर बाहर जॉब करते थे, और जब हम गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे तो खेतों से पैदल चल के गाँव में पहुँचते थे। तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता था जो अपने खेत में काम करता हुआ काम छोड़ के हमारे पास नहीं आएगा, हमको गोदी में नहीं उठाएगा, प्यार नहीं करेगा, और उसकी जेब में 1 आध रुपया 2 रुपया होगा तो वो भी निकाल के देगा। पहले वो गांव में ऐसी कुछ परंपरा थी कि पैसे वैसे देते थे। तो उस समय हमको ये फील होता था कि हम पूरे गांव के बेटे हैं, और साल भर उन गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार किया करते थे कि छुट्टी होएगी तो गांव जाना है। और वो गांव के 2 महीने ऐसे लगता था कि कुछ जी लिए। जब मैं बाप बना तो जैसी रुचि मुझको गांव में थी ऐसे मेरे बेटे को नहीं थी। उसको लगता पापा वहाँ क्यों जाना है, मच्छर है ना। तो मच्छर तो उसको दिखता था, पर वो जो मेरे बचपन का प्यार था, अब वो प्यार वहाँ नहीं रह गया था। तो धीरे धीरे गांव में शहरों की तमाम जो भी कुछ नेगेटिविटी थी वो परकुलेट होकर गांव में पहुंच गई। अच्छाई तो कुछ पहुंची, ऐसा समझ में नहीं आया। तो जब जॉब छोड़ के मेरे को लगा कि गांव में काम करना चाहिए, तो धीरे से ये समझ में आया कि हमारे बचपन का गांव में गरीबी थी पर दिल बड़ा था। आपको याद होगा अपने बचपन में हम मामा नाना के घर गए और बच्चे ने जिद कर दिया मैं तो यहीं रहूँगा, तो 4 कपड़े उसके निकाल के वहीं रख दिए, और वो पता चला 3 साल वो वहीं रह गया। गरीबी थी पर दिल बड़े थे। आज ना अपना बच्चा आप किसी के पास छोड़ने के लिए तैयार हो, ना कोई आपका बच्चा रखने के लिए तैयार है। जबकि मकान बड़े हैं, सुविधाएं ज़्यादा हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं लगता था कि गांव के लिए कुछ सोचें। तो धीरे से समझ में आया कि जैसे जैसे ये पैसा आया है,
वैसे वैसे हमारे गांव में संबंध खत्म हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा कोई खराब चीज़ है, लेकिन पैसे के साथ साथ हम एक स्वस्थ मानसिकता नहीं दे पाए तो कुल मिला के बंदर के हाथ में उस तरह पहुंचा। बस्तर में भी जब हमने काम करना शुरू किया तो दोबारा जिन आदिवासियों के बीच में काम हमने करना शुरू किया, हमने कोई सरकारी फंड से काम नहीं किया। जब मैं दिल्ली में काम करता था तो संयोग से दिल्ली में रहते हुए ऐसे रिलेशन डेवलप हो गए थे जिसमें कि इंटरनेशनल फंडिंग, FCRA आपने सुना होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो जिन NGOs को फॉरेन फंडिंग लेनी होती है उनको FCRA लाइसेंस लेना होता है। तो मेरे को किसी ने कहा कि आप FCRA ले लो, हम आपको फंडिंग कर देंगे। तब लगता था कि गांव की भलाई के लिए यदि कुछ फंड आ जाएगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा। तो FCRA का लाइसेंस लेने के लिए मैं दिल्ली में खान मार्केट एक जगह है, वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम का शायद ऑफिस था वो, तो वहाँ मैं लाइसेंस बनाने के लिए गया तो वो क्लर्क का बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं था। वो एक दो लोगों से थोड़ा बदतमीजी से भी बात कर रहा था। तो मैंने कहा कि देखो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ऐसे है जैसे यहाँ कोई सब भीख मांगने आ रहे हैं। तो बोला कि और क्या सर, इसलिए तो आते हैं। अब हम बड़े स्वाभिमान के साथ और अपनी नौकरी से रिजाइन करके और गांव में कुछ अच्छा करेंगे, एक हाईएस्ट जज्बे के साथ थे। हमारे लिए वो जॉब नहीं थी, हमारे लिए वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो मेरा इतना मन खराब हुआ, मैंने फॉर्म फाड़ के उसके हाथ में वापस दिया। मैं देखो, एक तो ये इस भ्रम से मुक्त हो जाओ कि ये पैसा तुम्हारा है, ये समाज का पैसा है और यहाँ बांटने के लिए ये सरकार कोई पैसा कमाती नहीं है। और यदि मेरे पे समाज भरोसा करेगा तो मैं समाज से ले लूँगा। आज के बाद जिंदगी भर सरकारी पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। वो घटना है 91 या 2 के बीच की। तब से लेके आज तक 30 साल हो गया। हमने कोई सरकारी फंडिंग, मैं आपको लिए कुछ कोई मैसेज नहीं दे रहा हूँ, केवल अपनी ज़िंदगी की घटना सुना रहा हूँ। हमने कोई सरकारी पैसे से काम नहीं किया और हमको कोई पैसे की कमी नहीं पड़ी। यदि समाज आपकी नीयत पे भरोसा करता है तो समाज आपको फंडिंग कर देता है। समाज के स्नेह सहयोग से तमाम काम चलते हैं। दोस्तों, मैंने ये भी महसूस किया, जब सरकारी फंडिंग आती है ना तो समाज आप पे विश्वास नहीं करता है। उसको लगता है इन्होंने कोई चैनल खोल लिया है और हमारे लिए कुछ करना बहाना है, कुल मिला के तो इनको पैसा कमाना है। एक अविश्वास की मानसिकता। और जब हम गाड़ियों से गांव में जाते हैं तो उनको लगता है कि इन्होंने तो कहीं से अपना जुगाड़ कर लिया है और हमारे को ये भाषण देते हैं। तो जब गांव में एक इंसान की हैसियत से, एक अधिकारी की हैसियत से उतरना बिल्कुल अलग बात है। एक इंसान की हैसियत से गांव वालों के बीच में खड़ा हो, क्योंकि उनको धोखा देने वाले बहुत लोग आए, इसलिए अब उनकी भी मानसिकता ऐसी हो गई है कि कुल मिला के काम की चीज़ पैसा है। अब आप किसी गांव में जाके, वो समय था 20 साल पहले, 30 साल पहले, जब हम किसी गांव में जाते थे तो हमको ये कॉन्फिडेंस था कि हम गांव से बात करेंगे, गांव को मोबिलाइज कर लेंगे और बिना किसी आर्थिक इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी फंडिंग के, गांव वाले से मिलके गांव का तालाब साफ कर लेंगे, गांव की सड़क साफ कर लेंगे, गांव का विद्यालय ठीक कर लेंगे और श्रम से, श्रमदान से हम मिलके सबके साथ काम कर लेंगे। इसमें पैसे की ज़रूरत नहीं थी। आज ये कॉन्फिडेंस नहीं। आज वो सीधा पूछता है क्या लाए हो, क्या दोगे। अब उसकी वो कोई मानसिकता जो पहले की एक मानसिकता थी कि अपने गांव के लिए कुछ बेहतर करना है हमको, वो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि सब कुछ तो सरकार देगी। 2 रुपये किलो चावल भी देगी, तुम्हारी बेटी की शादी भी कर देगी, तुम्हारी बेटी का पढ़ाई भी करा देगी, बस पैदा भर तुम कर दो, बाकी सब तो हमारा काम है। तो जो काम सरकार के नहीं थे, जो काम समाज के थे, वृद्ध तीर्थ यात्रा योजना, अरे अपने घर के वृद्ध को तीर्थ यात्रा कराना मेरे परिवार का काम है कि ये सरकार का काम है।
तो ये वोट का जो चक्कर है, ये वोट लेने का जो मैकेनिज्म है, तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को फायदा कराने से उसका वोट आपकी तरफ टर्न होगा। तो जो बेसिक फंडामेंटल काम थे, है ना, एजुकेशन का, हेल्थ का, तमाम और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसकी बजाय हर एक के हाथ में डायरेक्ट पैसा भेजो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक ऐसे सिस्टम में काम करने जा रहे हो जिसकी बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होंगी, वो ऊपर से तय हो रही होंगी, लेकिन वहाँ रिप्रेजेंट आपको करना है, फेस चीज़ें आपको करनी है। तो यदि अपने माइंडसेट में बहुत क्लैरिटी नहीं है तो हमारा मन, जो कोई थोड़ा सा अच्छा काम करने वाला रहता है, अच्छा सोचने वाला, शुरू में सभी अच्छा ही सोचने वाले रहते हैं, उनका मन बहुत खराब होता है। फिर बाद में समझ में आता है राम तो मिलेगी नहीं, तो चलो फिर माया बटोरी जाए। फिर एक तरफा आदमी माया बटोरने के कार्यक्रम में लग जाता है और लास्ट में हाथ कुछ नहीं आता है। दोस्तों, मेरी एज अभी 54 है, लगभग 60 की एज के लोग हमारे प्लस माइनस दोस्त भी हैं। तमाम आईएएस से, मंत्री से लेके और सामान्य से लेके, आदिवासी से लेके और 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ के व्यवसायी से लेके सभी तरह के दोस्त मित्र हैं। और हम काम भी कुछ ऐसा करते हैं जिसमें पिछले एक हफ्ते में मैं लगभग 4000 लोगों से बात कर चुका हूँ। तो कुछ काम भी ऐसा करते हैं कि जिसमें बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है और बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के करते हैं। ये काम हमारे लिए कोई व्यावसायिक मॉडल नहीं है कि हम बोलने जाएंगे और कहीं से हमको पैसा लेना है। तो अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ कोई जीने का रास्ता हमको मिला है, जहाँ कहीं ऐसा लगता है कि कोई आत्मीय प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग सही अर्थों में चीज़ों को समझना सुनना चाहते हैं, वहाँ पे जाके शेयर कर लेते हैं। ऐसा मैं ही नहीं, हमारे सभी मित्र देश में भी और देश के बाहर भी, है ना। हम आने जाने का पैसा भी किसी भी, कम से कम जो हमारी सुनने वाली ऑडियंस है उसके ऊपर हमारे आने जाने का खर्चा भी नहीं पड़ेगा। तो हमारा आना जाना और हमारा बोलने का बोझ आपके ऊपर नहीं है। तो जब इस ईमानदारी से प्रस्तुत होते हैं, इस भाव से प्रस्तुत होते हैं, तो लोग बहुत आत्मीयता के साथ भी जुड़ते हैं और बहुत दिल खोल के बात भी कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज ये बात बहुत क्लियरली पिछले 1-2 साल से मैं फेस कर रहा हूँ कि जिंदगी भर क्या कमाया इसका पता 60 के बाद चलता है। लिख लेना, ये याद आएगा 60 के बाद। अभी हो सकता है इसकी प्रासंगिकता उतनी ना लगे, लेकिन 60 के बाद बहुत बढ़िया समझ में आता है, क्योंकि 60 तक तो जवानी का जलवा, जिंदगी के सपने, दुनिया का एक्सपोजर और कुछ बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना, ये सब में जो कॉकटेल बनता है, इस कॉकटेल में 60 साल गुजर जाते हैं। जब आप रिटायर होते हो तो कोई आपसे मिलने नहीं आता है, अब कोई आपको नहीं पूछता है, क्योंकि ज़िंदगी भर हम जैसा जिए सामने तो वही आने वाला है। इसलिए सरकारी अधिकारियों के बारे ये कहा जाता है कि वो रिटायरमेंट के 5 साल में बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि जो दरबार लगाने की आदत थी वो दरबार गायब हो जाता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी अपनी है, चाहे हम किसी सरकार में जॉब करें कि कॉरपोरेट में करें कि हम बिजनेस में करें, अपने आप से नज़रें मिलाने के लायक बचे रहें और ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे ये लगे कि हाँ ज़िंदगी जिया और कुछ ऐसा किया जो खुद को बताने में खुशी होती हो। ऐसा जीने के लिए ज़िंदगी की कोई क्लैरिटी होना हमारी ज़रूरत है। ये मात्र भावावेश से नहीं होगा, सर कटा देने की तमन्ना से नहीं होगा, ये शहीद होने से नहीं होगा। ज़िंदगी शहादत नहीं मांगती है, ज़िंदगी क्लैरिटी मांगती है। ये इम्पॉर्टेंट है ना। ज़िंदगी शहादत नहीं मांगती है, ज़िंदगी के बारे क्लैरिटी मांगती है। क्लैरिटी नहीं है तो आप कुछ भी सर कटा लो या दूसरे का काट लो, अपने हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा अपना भोगा हुआ देख के बोल रहा हूँ, हजारों लोगों को देख के हुए बोल रहा हूँ। मैं कभी नक्सली भी हो सकता था, वो दौर से भी गुजरा था। मैं उन तमाम दौर से गुजरा हूँ जहाँ मरने और मारने के सारे दरवाजे खुले होते हैं। क्योंकि एक युवा जब उसको लगता है कि नहीं, चीज़ें बदलनी चाहिए, जैसा चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है, और पीछे लौट के इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो चुकाएंगे, परिवार रहे ना रहे,
पीछे कुछ भी जो कुछ भी हो जाए, तो दोस्तों फिर सारे दरवाजे खुल ही जाते हैं। तो आज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरे को लगता है कि शाम तक हम जहाँ पहुँचेंगे उसको आप एप्रिशिएट कर पाएंगे। जिंदगी में आदर्श का मतलब है जो सुनने में अच्छा लगे, प्रैक्टिसेबल ना हो, उसका नाम आदर्श होता है। तो अपने को आदर्शवादी नहीं बनना है, बहुत प्रैक्टिकल बनना है। इस दुनिया में कैसे अपनी नैया पार लगाई जा सके, चाहे वो अपने परिवार में संबंधों की जगह है, चाहे वो अपने कार्यस्थल पे एक सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं, चाहे वो उसकी जगह है। एक छोटी सी शेयरिंग, क्योंकि हम एक प्रशासनिक एकेडमी में बैठे हैं, तो कभी हमने गुजरात पुलिस एकेडमी के साथ में एक वर्कशॉप किया था। उसमें 70, वहाँ वो लोग DYSP बोलते हैं, अपने नॉर्थ में DSP सीधा बोल देते हैं। तो न्यूली अपॉइंटेड 70-60 DSPs, 3 IPS ऑफिसर और करीब 70 पुलिस इंस्पेक्टर्स, ऐसा एक ग्रुप था वो। उसमें जो पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर जनरल थे अतुल करवल, बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर थे और IPS हुए और देश का पहला IPS जो एवरेस्ट फतेह किया, और अपने आप में कमांडो। तो एक बहुत एनर्जेटिक यूथ जिसको लगा कि हाँ, जिंदगी में जो कुछ भी पाया जा सकता है उसने पाया। तो उन्होंने अपने इनॉग्रल सेशन में एक बहुत बढ़िया बात बोली जो मेरे को हमेशा इस बात को कनेक्ट करने के लिए और उस संदर्भ को स्थापित करने के लिए उपयोगी लगती है। तो उन्होंने कहा कि एक IPS को देश में जितना सम्मान मिल सकता है उससे ज़्यादा मुझको मिला है। 2 बातें उन्होंने कहा, इतना सब पाने के बाद भी मेरे भीतर का एक कोना है जो आज भी खाली है। उस कोने को भरने के लिए मैं ब्लैक कोट, मैंने कमांडो हुआ, मैं उसके लिए एवरेस्ट चढ़ा और बहुत कुछ किया, और वो कोना नहीं भरता है, कोई भी चीज़ से वो कोना नहीं भरता है। दूसरी बात उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण कही, क्योंकि अक्सर एकेडमीज में जो पोस्टिंग होती है वो काला पानी पोस्टिंग होती है, क्योंकि वहाँ मलाई कम होती है या मलाई नहीं होती। तो जिनको सजा देना होता है उनको एकेडमीज में डाला जाता है, नॉर्मली ऐसा ट्रेंड। तो उन्होंने कहा कि मेरी पोस्टिंग बाय चॉइस है ना, और बहुत शिद्दत के साथ जो हमारे कैडेट्स हैं या जो हमारे ट्रेनीज आते हैं उनको हथियारों की ट्रेनिंग और फॉरेंसिक की ट्रेनिंग और तमाम कानून जो कुछ भी है हम पूरी मेहनत के साथ देते हैं। पर पीड़ा एक बात की है, पीड़ा इस बात की है कि इस ट्रेनिंग से जो स्किल इनको मिला है उसका उपयोग ये समाज के पोषण के लिए करेंगे कि शोषण के लिए करेंगे, ये हमारे अधिकार में नहीं है। बात पहुंचे, है ना? तो उसी बीच में मैं उनसे शिविर के दौरान बात करता रहा, तो बहुत सारे DYSP से बात कर, सर इतना खर्चा करके आए, वसूल तो करना पड़ेगा ना, खर्चा करके आते हैं लोग। तो ये मामला पुलिस एकेडमी तक सीमित है कि उससे बाहर भी जाता है? बोलते जाओ, बाहर भी जाता है। तो कोरोना काल में हमने देखा और अदरवाइज भी देखा कि एक डॉक्टर इंटरनेशनल लेवल का स्किल रखते हुए किडनी रैकेट का हिस्सा हो सकता है। ठीक हो गया? एक इंजीनियर बहुत अच्छा इंजीनियर होने के बावजूद बहुत एक खराब पति हो सकता है, बहुत खराब भाई बहन हो सकता है, और मानसिक रूप में बहुत। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो 25 कंट्री के रिसर्च टीम को हेड करता है और उसको रोज रात को एक नई व्यवस्था चाहिए। तो जो व्यक्ति 25 कंट्री की टीम को हेड कर रहा होगा, रिसर्च टीम को हेड कर रहा होगा, तो रिसर्च कैपेबिलिटी तो उसके पास होगी, तभी हेड कर रहा है। और कोई गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में कर रहा है।
लेकिन मानसिक रूप से, चरित्र के ढंग से एक व्यक्ति कहाँ पहुंचा हुआ हो सकता है, तो इसका मतलब है कि अब मामला ना इंजीनियर का है, ना डॉक्टर का है, ना पुलिस का है, ना आईएएस का है, ना आईपीएस का है, ना मंत्री का है। मामला 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 मानसिकता का है। तो अब ये मामला बाहर नहीं रहता, ये घर में भी आ रहा है। हो सकता है पति पत्नी अपने आप में टेक्निकली, स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वालिफाइड हैं, दोनों ही क्वालिफाइड हैं और अपनी अपनी जगह परफॉर्म करते हैं। अभी ये कहते कहते मेरे को हमारा दिल्ली का एक शिविर याद आ जाता है। उसमें एक पति पत्नी का डिवोर्स होने वाला था, तो किसी ने कहा, डिवोर्स तो कर ही रहे हो, कम से कम 7 दिन और रुक जाओ, एक वर्कशॉप में चले जाओ। तो किसी के बोलने से वो आ गए। तो उसमें पतिदेव महाराज कर्नल थे, जो 1800-2000 लोगों की बटालियन को लीड करते थे। पत्नी एचआर थी, जो 1200-1500 लोगों की कंपनी को हेड, मतलब लोगों को हेड कर रही थी। और आपस में उनका आर पार हो गया था। इसका मतलब, तो स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत अच्छी स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन मानसिकता, तो हम में से कितने लोगों को ये भरोसा है कि हम अपने बच्चों के साथ अपनी पूरी जिंदगी तन मन धन लगा दें और आने वाले समय में उनके साथ हमारे संबंध ठीक रहेंगे? बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मानसिकता वाला पार्ट है, ये हमारे हाथ में नहीं है। दिल्ली में 4 साल के बच्चे ने अपनी क्लास में पढ़ने वाली लड़की से रेप किया। केस पुलिस में रजिस्टर हुआ। 4 साल का बच्चा क्या करेगा? 4 साल का बच्चा। तो मैंने पता किया तो पता चला पेंसिल यूज किया है। अभी उसने कहाँ से देखा होगा, कहाँ सीखा होगा? तो हमको पता नहीं है कि हमारे घर में लोग किस मानसिकता से गुजर रहे हैं, बच्चे किस। हमारे समय में इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल में, आपको भी सब आप गुजरे ही होंगे, शराब पीता है तो जवान हो गया है और दूध पीता है तो बच्चा है। ऐसी मान्यता हुआ करती थी 30 साल पहले। तो अभी तो नेचुरल अपन विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हम विकास किए। अभी जो शराब पीता है वो गरीब घर का है, जो ड्रग्स लेता है वो मॉडर्न है। यंग बच्चों की पार्टी में ड्रग ना चले, जैसे पंजाब की पार्टी में दारू और मांस ना चले, तो उसको घास फूस की पार्टी बोलते हैं। यंग बच्चों की पार्टी में ड्रग्स ना चले तो उसको बहुत पिछड़ा हुआपन माना जाता है। कुछ नई मान्यताएं, मुझको नहीं पता राजस्थान का हाल कैसा है। जवान बच्चा अपने माँ बाप के घर में रहता है तो उसको अविकसित माना जाता है, क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी उसके पास नहीं है। उसी शहर में वो रूम लेके अलग रहता है तो उसको विकसित माना जाता है। ये नए ट्रेंड आ रहे हैं। जवान बच्चा अपने घर के बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है, इसका मतलब है कि आप विकसित नहीं हुए हो। आप अलग कुछ करते हो तो ही आप ठीक हो। अब कोई अच्छी मानसिकता से कुछ ये अपने घर में रहना चाहता है, अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है, उसके ऊपर पीयर प्रेशर है कि यदि वो ऐसा करता है तो अपने दोस्तों के बीच में वो विकसित नहीं कहलाता है। वो ड्रग नहीं लेता है तो विकसित नहीं कहलाता है। उसके 4 गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो विकसित नहीं कहलाता है। ये जो पीयर प्रेशर है, इसको कोई बर्दाश्त कर पाता है? कोई नहीं कर पाता है। तो सवाल इस बात का नहीं है कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो या आप क्या सीख रहे हो। सवाल इस बात का है कि वो दबाव आपको किधर ले जा रहा है और उसको आप कितना सस्टेन कर पाओगे। वातावरण आपको प्रभावित करेगा कि आप वातावरण को प्रभावित करोगे।
जिसकी दम होगी वो करेगा। हम वातावरण को प्रभावित करते हैं तो हमारी दम है, वातावरण हमको प्रभावित करता है तो वातावरण की दम है। तो बदली हुई परिस्थितियों में आज ये स्थिति नहीं है कि आप अपने बच्चे को ये बोल सकें कि बेटा मोबाइल और हम में से एक चीज चूज कर लो। बोल पाओगे? वो कह देगा पापा तुम्हारे बिना चल जाएगा, मोबाइल के बिना नहीं चले, है ना। रही सही कसर ऑनलाइन ने पूरी कर दिया, अब तो वो सबकी जरूरत हो गई। तो इन बदली हुई परिस्थितियों में जिस तरह की एक मानसिक तैयारी की जरूरत है, मानसिक प्रॉब्लम पहले भी थी, ऐसा नहीं है, महिलाओं ने बहुत झेला है, पुरुषों को महिलाओं ने बहुत झेला है, पुरुषों को आपस में बहुत झेल। वो उसकी बुक नहीं है, वो होमो सेपियंस, हाँ, है ना। तो कृषि युग शुरू होने के पहले वो कह रहा है कि 30% पुरुष मार दिए जाते थे या शिकार कर लिया जाता था। पूरे समाज के पुरुषों में से 30% पुरुष, 30% या तो युद्ध में खत्म हो, आपसी युद्धों में खत्म हो जाते थे या उनका शिकार कर लिया जाता था। हम उस दौर से निकल के आए। 30% किसको बोलते हैं? तो मानसिकता की समस्या कोई आज मॉडर्निटी की है ऐसी बात नहीं है। हम आदिम युग से इस नेचुरल धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। तो डेवलप होते होते कम से कम आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं कि इस प्लेनेट पे स्त्री पुरुष में समानता को सैद्धांतिक रूप से स्वीकारा गया है। लेकिन मानसिक रूप में, सामाजिक रूप में, मानसिक रूप में आज भी, राजस्थान में भी आज जाति भेद और तमाम बहुत सारी बातें चलती हैं। हरियाणा में आज भी ऑनर किलिंग होती है, बहुत कम है। ऑनर किलिंग समझते हैं ना, है ना, बहुत कम है लेकिन आज भी होती है। तो अभी तो हम इसी बात से जूझ रहे हैं कि हमारी लड़की किसी दूसरे जाति के लड़के से शादी कर लेगी। अब तो जूझना यहां हो गया है तो कम से कम लड़की से कर ले, इतना ही ठीक है। अभी उत्तरकाशी शिविर में एक पेयर था, उसका बच्चा कहीं बाहर रहता है, उसने बता दिया मैं अपने दोस्त है, लड़का है, उससे शादी करूं। अब घर वाले बहुत सदमे में हैं। वो बिल्कुल ट्रेडिशनल फैमिली से निकले हुए, वो तो इसी बात के सदमे को नहीं झेल पाएंगे कि भी वो बाहर जाके किसी से शादी कर लेगा लड़की से। वो कह रहा है मैं तो लड़के से ही करूंगा। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी मानसिक तैयारी बिल्कुल नहीं है, ना घर में जीने के लायक है, ना अपने साथ जीने के लायक है। सिस्टम्स की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो हैंडल होना बहुत दूर की बात है। और यदि ये नहीं है तो खाने पीने की कमी हमारी आपकी जिंदगी में नहीं है, लेकिन कन्फ्लिक्ट, वो पर्सनल लेवल पे कन्फ्लिक्ट, वो फैमिली लेवल पे कन्फ्लिक्ट, दूसरों से कंपैरिजन करना, अपने आप को छोटा महसूस करना, किसी की गाड़ी देख के प्रभावित होना, किसी की साड़ी देख के प्रभावित होना, किसी दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करना, है ना। हमने दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया? इतना दर्द है बोल भी नहीं पाते। हमने दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया? आवाज नहीं आई। अपनों से। और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? उसके लिए क्या कर रहे हो? तो एजुकेशन बढ़ने के साथ साथ संबंध में जीने का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? घटता हुआ दिखाई देता है। फाइनली हम लिव इन तक आ गए। और कल मैं किसी सभा में बोल रहा था कि देखो हमारे यहाँ पशु लिव इन में ही रहते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई नई चीज नहीं आ गई। गले में कुत्ते नहीं देखते। मेरी भाषा से किसी का मन मत, किसी का दिल मत दुखे, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। लेकिन जब तक जिसको जिसके साथ ठीक लगता रहता है फिर दूसरा ढूंढ लेता है। तो बेसिकली लिव इन अपने भीतर जीने के अविश्वास की अभिव्यक्ति है। संबंध में नहीं जिया जा सकता, इस बात का जो भय है, इस बात का जो डर है, तो हम किसी कमिटमेंट में आना नहीं चाहते हैं। जब तक ठीक लगेगा साथ रहेंगे, नहीं ठीक लगेगा नहीं रहेंगे।
तो जब हमारे खुशी में देखो एक ज़माना था, है ना, राजस्थान में तो पानी की समस्या, पानी के लिए आदमी 4 घंटे परेशान, लकड़ी इकट्ठे करने के लिए 4 घंटे 2 घंटे परेशान, चूल्हे में धुआं फूंक फूंक के, है ना। एक टिकट कराना है तो वो 20 किलोमीटर दूर जा रहे, एक टिकट की लाइन में खड़े होके शाम तक एक टिकट हाथ में लेके आ रहे। एक बिजली का बिल जमा करना है तो बिजली ऑफिस गए और वहाँ आधा दिन खराब करके आए। कितनी सारी हमारी ज़िंदगी में बेकार के निरर्थक काम थे। आज सबसे छुट्टी मिल गई ना, एक बटन दबाते हो टिकट हो जाती है ना। कितना टाइम बचा है हमारे पास, कितनी आराम की ज़िंदगी हो गई है। हम तो बचपन में इसी बात से परेशान थे, गेस्ट आता था तो हमारी आफत शुरू हो जाती थी। गेस्ट आएगा तो आते क्या पूछेगा, अब उसके 2-4 क्वेश्चन तो पेट थे। 13 का पहाड़ा, साइकोलॉजी की स्पेलिंग, मध्य प्रदेश की राजधानी, ऐसे 2-4 और पूछ लेता था और वो तो पूछ के चला जाता था। अब पिताजी की उनके सामने बेइज्जती हो जाती थी, तुम्हारे लड़के को इतना भी पता नहीं है। उसके बाद पिताजी सेवा करते थे। अभी किससे पूछोगे तो क्या क्या, क्या, क्या बोलेगा? अभी किससे ऐसे क्वेश्चन पूछ दोगे तो सामने वाला क्या बोलेगा? ले क्या फालतू बात कर रहे हैं, सब गूगल में रहता है ना, वहां देख लिया करो। ठीक ही कह रहा है, आदमी को याद रखने की मशीन थोड़ी है। याद रखने का काम आदमी का नहीं है, याद रखने का काम मशीन का है। आदमी का तो समझने का काम है। आदमी और पशु में अंतर केवल इतना ही है कि उसमें समझने की ताकत है। समझने की ताकत का इतना ही मतलब है कि उसके पास कोई विजन है। जिसके पास विजन है उसका नाम विजनरी आदमी। विजन से कम में कुछ नहीं होगा। 2 रोटी कमा लेना, आप गवर्नमेंट जॉब में रह के कमा लो, प्राइवेट में कमा लो, बिजनेस चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मित्रों में 10-10 हजार करोड़, 22-22 हजार करोड़ के लोग हैं जिनके बच्चे शिविरों में आ रहे हैं। वो हाथ जोड़ के बोल रहे हैं हमने बहुत जीरो लगा के देख लिया, कुछ नहीं निकलता है, इनको अपने साथ ले जाओ, कम से कम इनकी जिंदगी बच जाएगी। 22 हजार करोड़ का आदमी कहता है अपने दोनों बच्चों के लिए, दोनों बच्चे, दोनों बहुएं, वो कहता है इनको ले जाओ, इनको अपने साथ लगा लो, हमने बहुत जीरो लगा के देख लिया, नहीं कुछ निकलता। दोस्तों, जिंदगी बिल्कुल अलग तरह की चीज है। और जब हाथ से निकल जाती है ना 60 के बाद, तब लगता है यार, बहुत सारे लोग 50-60 के बाद के लोग जब शिविरों में आते हैं और जब जिंदगी सामने आती है तो आंख में आंसू भर के रो देते हैं, भाई जी 25 में मिले होते तो कोई बात होती। तो 25 वाले बैठे हैं, 25-30 वाले बैठे हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ, कोई योग संयोग से अपना मिलना हो गया है तो मत चूको चौहान। चलो बात शुरू करते। तो क्या समझ में आया? इतनी सारी चर्चा से क्या समझ में आया? नहीं ठीक है, बीच में ठीक है। हाँ जी, मैंने जितनी बातचीत आपसे की उसको कौन समराइज करेगा? आप में से कौन उसको समराइज करेगा? मैंने क्या कहने की कोशिश की? देखो, कथा नहीं होने वाली। बोलिए। हाँ जी, माइक पीछे माइक दीजिए। तो आपका डाइस नीचा है, मैं बैठता हूँ तो आप लोग ऊपर हो जाते हैं। In a summary form, you discussed that there should be a vision, there should be a clarity in mind, and जो problems हैं हमारे आसपास, वो हमारे अंदर से आ रही है, हमारी मानसिकता से आ रही है, वो बाहर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। एंड जो प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पे ना जाके कुछ और हम ट्राई कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स अनदेखी होती चली जा रही हैं। तो वी हैव टू वर्क ऑन अवर क्लैरिटी, द पर्पस ऑफ लाइफ। बढ़िया। और कोई? और एक दो? हाँ जी, इधर दीजिए माइक, एक आगे माइक दीजिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्कार सर जी। हाँ सर, आपने अभी जैसे बताया। कहाँ हैं आप? खड़े होके बोलेंगे, थोड़ा सा दिखाई देंगे। सर हाँ, मैं सेल्फ। हाँ जी जी, यस नमस्कार। सर, हाँ मैं सेल्फ डॉक्टर दत्तात्रेय चौधरी,
जी फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। सर, आपने जैसे बताया क्लैरिटी ऑफ वर्क, क्लैरिटी होना ज़रूरी है जीवन में। तो यही चीज़ हमने आज सीखी है यहाँ से कि ये क्लैरिटी जिस दिन आ गई उस दिन जीना आ गया। ये सबसे इसका मेन बेसिक थीम यही है। और दूसरा जो इंटरपर्सनल रिलेशंस है, जैसे हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, और ये जो हमारा रोल हर एक चीज़ में है। जैसे मैं एक पिता के रूप में क्या काम कर रहा हूँ, मैं एक पति के रूप में क्या काम कर रहा हूँ, मैं एक एज ए इंचार्ज ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन क्या काम कर रहा हूँ, मेरे किन किन लोगों के साथ कैसे कैसे रिलेशन है। ये रिलेशनशिप बिल्डिंग का मेन चीज़ें है, और इसी का फोकस से लाइफ बनेगी। यस। बढ़िया, गुड। हाँ जी। हेलो। और हाँ जी। जी नमस्कार सर, मेरा नाम राय बहादुर है और आपकी पूरी बातचीत में मैं इस चीज़ को समझ पाया हूँ कि जैसा हमें एक प्रोडक्ट बनाने का पूरा फोकस होता है सोसाइटी का, एजुकेशन सिस्टम का, तो हम प्रोडक्ट बन जाते हैं और लगातार दौड़ रहे हैं अर्न करने पे, अपनी लाइफ को और इजी बनाने पर। लेकिन जो बेसिक काम जो शिक्षा का है अच्छा इंसान बनाने का, वो छूट जाता है, जिसमें हमारा मानसिक पक्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर कभी काम नहीं होता। मैं स्कूल में चीज़ों को रटते हुए आगे बढ़ा हूँ और यूनिवर्सिटी में आके मैंने सब्जेक्ट को खाली पढ़ा है, लेकिन एक बेहतर इंसान कैसे बने, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी समस्याओं से डील कैसे करें, वो कभी सिखाया ही नहीं गया है। और आपकी पूरी बातचीत में हमें इस ओर जाने का कुछ रास्ता मुझे समझ में आ रहा था कि जिस पर फोकस करने की ज़रूरत है। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया या ऐसी मेरे अंदर विचार नहीं आया कि जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि मैं अपने मानसिक पीड़ाओं पर विजय पा लूँगा या उस पर एक समझ बन जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी, तब जाके मैं एक बेहतर इंसान बन पाऊँगा। तो वो शायद कभी होगा नहीं, क्योंकि वो होता नहीं है। थ्रू द प्रोसेस कैसे मैं इसे सीख पाऊँ, मुझे इधर जाने का थोड़ा सा रास्ता आपकी बातचीत में अभी फ़िलहाल मिल रहा है। संभव है कि आगे की बातचीत में और ज़्यादा क्लैरिटी बनेगी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। पीछे जो लोग आ रहे हैं, अब पीछे जगह बची नहीं है और आगे काफ़ी खाली है, तो जिन लोगों को लगता है कि वो यंग हैं, उनकी कमर ठीक है, वो सामने आके बैठ सकते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मुझे जो अभी तक समझ में आया वो ये आया है कि ह्यूमन बीइंग्स भौतिकतावाद की तरफ बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, और हमने भौतिक सुख सुविधाएं जितनी ज़्यादा जुटाई हैं उतना ही हम अपने रिलेशनशिप्स को खोते जा रहे हैं। और ये हमको एहसास भी तब हो रहा है जब हम एक स्टेज को पूरी तरह क्रॉस कर जाते हैं, वेयर वी डोंट हैव एनी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। दैट इज़ द बिगेस्ट डैमेज वी आर डूइंग। ये मुझे बढ़िया। समझ में आया। बढ़िया। और इसमें साधनों का कोई दोष नहीं है। ये भी मेंटालिटी क्लैरिटी है जो कि कार की वजह से रिलेशन खराब नहीं हुआ, मकान की वजह से रिलेशन खराब नहीं हुआ, रिलेशन जो हैंडल करना मानसिक नहीं आता था, उसकी योग्यता नहीं थी इसलिए हुआ है। तो किसी भौतिक वस्तु को दोष नहीं दे रहे हैं जी। बढ़िया। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, आगे। हाँ, बगैर जी। नमस्कार सर। कल से जो मेरा आपसे इंटरेक्शन हुआ है, इट इज़ माय प्रिविलेज एंड ऑनर। मुझे ये सीखने को मिला है कि जैसा सर आपने बताया कि जीवन नियम से नहीं चलता, न्याय से चलता है। नियम से मशीनें चलती है और जीवन न्याय से चलता और है। हमारी फाइल नियम से चलती, जी सर। तो आप जूझने ही वाले हो। जी सर। और दूसरा जो आपने बताया कि जब हम 60 के बाद जब हम अपने आप से नज़र मिलाए तो उसमें हम पाक साफ रहें, और स्किल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मानसिकता ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, स्किल भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्किल का इतना ही मतलब है चाकू, जी सर। मानसिकता का मतलब है बंदर। तो यदि स्किल है और मानसिकता नहीं है तो बंदर के हाथ में उस्तरा है। जी सर। कहावत बोलते हैं ना, बंदर के हाथ में उस्तरा। तो उस्तरा तो आ गया है, लेकिन बंदर ही रह गए, उसका कोई ना कोई दुरुपयोग करेंगे, कभी अपने अंदर डालेंगे, कभी दूसरे के अंदर डालेंगे। थैंक यू सर। है ना? बढ़िया। हाँ जी, आगे बढ़े। बैठिए बैठिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात शुरू करते हैं। तो इतने फोकस के बाद आपकी हमारी ये क्लैरिटी हो गई कि हाँ, हम एक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ लाइट मेरे को कम दिखाई देती, हो जाएगा, शायद वो कवर करेगा। तो
देखिए जितनी बातचीत हुई है उसमें संदर्भ, बड़ा संदर्भ ये है, बड़ा संदर्भ ये है हाँ चलो उधर से कवर हो जाएगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये बढ़िया जुगाड़ है, वो ठीक काम करेगा। तो देखिए शिक्षा बेसिकली एक 20 से 25 साल की प्रोसेस है। इसका एक इनपुट है और इसका एक आउटपुट है। आउटपुट क्या है? 25 साल का युवा। इनपुट क्या है? 3 साल का बच्चा। आउटपुट को देखें और मानसिकता के रूप में जितनी हमारी चर्चा हुई उसको समराइज करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिकली मानव एक एंटिटी है। मानव एक एंटिटी है और मानव के 2 प्रकार की चीजें मानव के साथ हैं। एक प्रकार की चीज है जिसको हम स्किल बोल रहे हैं, हुनर, कौशल। दूसरी एक चीज है जिसको मानसिकता बोल रहे हैं। अच्छा बताओ, एमए सोशियोलॉजी को आप हुनर मानते हो कि मानसिकता मानते हो? एमए साइकोलॉजी को आप हुनर मानते हो कि मानसिकता मानते हो? है मानसिकता। देखो यहीं अभी 50-50 होने वाला है। हाँ जी, कितने लोग एमए साइकोलॉजी को हुनर मानते हैं? एमए साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ठीक। कितने लोग इसको समझ मानते हैं, विजन, इसको मानसिकता देने वाली चीज मानते हैं? जैसी अभी एग्जिस्टिंग एजुकेशन है उसकी बात कर रहा हूं, है ना। देखो मैक्सिमम हाथ अब नहीं खड़े हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग तो प्योरली स्किल है, इसमें कोई शंका नहीं। मेडिकल साइंस प्योरली स्किल है, लेकिन सही अर्थों में एमए, मास्टर्स डिग्री इन सोशियोलॉजी, मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी, मास्टर्स डिग्री इन अर्थशास्त्र, सही अर्थों में तो ये मानसिकता के ही भाग हैं। लेकिन अभी जैसा हम कितने लोगों ने एमए पॉलिटिकल साइंस किया और उनको पॉलिटिक्स में कुछ सही समझ में आ गया और उन्होंने राजनीति में कोई इनोवेशन किया? कितने लोगों को एमए समाजशास्त्र करके समाज समझ में आ गया, मास्टर्स डिग्री है भाई, समाज में उन्होंने बेहतर कुछ काम किया क्योंकि उनको समाजशास्त्र पढ़ने से समाज समझ में आ गया। कितने लोगों को साइकोलॉजी पढ़ने से अपनी साइकोलॉजी ठीक कर ली उन्होंने और वो दुख से मुक्त हो गए, समस्याओं से मुक्त हो गए। तो इससे ये समझ में आता है कि वर्तमान में हमारा ह्यूमैनिटी वाला सारा कोर्स तो गुड फॉर नथिंग है, क्योंकि साइकोलॉजी करके अपनी साइके समझ में आई नहीं, समाजशास्त्र पढ़ के, है ना, समाज समझ में आया, ऐसा हुआ नहीं। और अर्थशास्त्र पढ़ के, अर्थशास्त्र में 10 पीएचडी करने के बाद में किसी को ये समझ में आ गया हो कि मेरे परिवार, एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण कर सकता है, ऐसी योग्यता अर्थशास्त्र में 10 पीएचडी करने के बाद नहीं आई। तो बहुत सारी चीज़ों पे हमारा ध्यान, जब हम टोटलिटी में देखेंगे, समग्रता में देखेंगे, जिंदगी के आईने से जब चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, तो ये सब जॉब पाने का एक जरिया है। किसी ने मुझको पढ़ाया था, मैं किसी को पढ़ा दूंगा, उससे मेरा घर चल जाता है ना। तो सही अर्थों में देखा जाए तो वर्तमान शिक्षा का बड़ा भाग शिक्षकों के रोजगार के लिए है ना। जो आउटपुट के रूप में मिला वो तो हजारों लोगों को सिवाय बेरोजगारी के कुछ नहीं मिला, और उसकी जिंदगी का 20 साल हमने ले लिया। किसी की जिंदगी का 20 साल लेके और उसको सड़क पे खड़ा कर दिया, है ना वो संबंध में जीने की योग्यता के साथ है, ना वो अपना परिवार चलाने की योग्यता के साथ है। सरकारी नौकरी में और 15 साल लटका रहेगा, है ना। उसके बाद वो बेचारा ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। स्किल उसके पास कुछ नहीं है, अपना परिवार चला सके ऐसी कोई योग्यता, ऐसी कोई मानसिकता।
तो यहाँ इस पे भी हमारा ध्यान जाता है। देखो, हमें केवल किसी सरकार में ही काम नहीं करेंगे, हम कुछ बच्चों के माँ बाप भी होंगे, हम किसी समाज में भी रहेंगे, और ये सब रहते हुए हमारा ध्यान इन सब बातों पे जाता है कि यार चलो, हमारे साथ जो गैप रहा वो आने वाली पीढ़ी के साथ ना रहे, हमारे बच्चों के साथ ना रहे। क्या मैं इसके लिए कुछ करना चाहूँगा? तो पहले हमको गैप समझ में आ जाए, फिर हमको उसका। तो अभी तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि सारी शिक्षा केवल हुनर है। आप कुछ भी कर लीजिए, ऑक्सफोर्ड से कर लीजिए, स्टैनफोर्ड से कर लीजिए, कुल मिला के वो हुनर ही है ना। पेट भरने की शिक्षा है, पेट भरने की शिक्षा हमने पाई है, मन भरने की शिक्षा अभी शेष है। मन भरने की शिक्षा का ठेका अभी तक हमने आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थाओं के जिम्मे डाला हुआ है। तमाम आध्यात्मिक और सामाजिक सिस्टम को मेरे को लगता है कि ये सब प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है। कैसा लगता है? एक बच्चा जन्म लेता है, किसी स्कूल में जाके ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट करता है ना, फिर किसी जाके निकल के कोई जॉब कर लेता है, शादी कर लेता है, जिंदगी के झमेले झेलता है, फिर कोई दिन दुखी होके किसी साधना में चला जाता है, किसी गुरुजी को ढूंढता है। ये बहुत कॉस्टली अफेयर है। क्या आवश्यकता है? यदि एक बच्चे को पैदा होने से हम ए फॉर बैट और बी फॉर बैट ये सब करा रहे हैं, तो जिंदगी का बैट किधर गया? जिंदगी भी तो बताएं बेटा, जिंदगी क्या चीज है? ये ठेका हमने 50 के बाद का क्यों दे रखा है? जब मेरा 22 में सिस्टम गड़बड़ हुआ, तो मेरे को 22 में क्वेश्चन खड़ा होना शुरू हो गया, ठीक तो नहीं चल रहा है। तो एक दिन मैंने रिजाइन करने का सोच लिया। तो हमारे एमडी ने हमको बुलाया, तो मेरे पहली बार उसने मेरे को मैस्लो थ्योरम पढ़ाई। मैं तो साइंस का स्टूडेंट था, तो हमने तो कभी मैस्लो थ्योरम पढ़ी नहीं थी। मैस्लो थ्योरम आपने तो पढ़ी होगी, आप तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो सब बहुत पढ़ते होगे। तो उसने कहा कि देखो, जो तुम अभी सोच रहे हो ना, ये 50 के बाद का काम है। तो उसने बताया, पहले पेट भरने का जुगाड़, फिर सिक्योरिटी, फिर क्या, फिर सेल्फ स्टीम, फिर सेल्फ रियलाइजेशन, ऐसा कुछ कुछ बताया। और तुम्हारी तो अभी है ना शादी हुई नहीं है, और तुम्हारा अभी है ना जिंदगी सामने है, तो पहले अपने आर्थिक रूप से सुरक्षित करो। कल तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, तुम्हारा बेटा पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देके उसने मेरे को समझाया। हमारा एमडी ऐसा था जो मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट ही बात करता था, और उसके सामने हम लोग ज़्यादा बोल नहीं पाते थे डर के मारे। अब तो बोलते रहे, मैं चुप सुनता रहा। तुमको मेरी कंपनी पसंद नहीं है, मैं किसी और कंपनी में बात कर देता हूँ, ऐसा भी बोला। सब बोल के आधा पौना घंटा जो भी इन्होंने बोला होगा, बोले बताओ। तो मैंने बस एक लाइन ही बोला। उसके बाद वो हाथ जोड़ के बोले तुम जाओ। तो मैंने एक लाइन ये बोला कि सर, भगवान को खिला हुआ फूल अर्पित करते हैं कि मुरझाया हुआ? बोले तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तुम जाओ। तो दोस्तों, जवानी में आदमी सबसे पावरफुल होता है। शादी होती है, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है वो सबसे पावरफुल है। जिसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, पैसा है, परिवार है, इज्जत है ना, वो उतना ही कमजोर होता जाता है, उसका निर्णय लेने की ताकत उतनी घटती जाती। तो मेरा शुरू से ये सोचना रहा, हर युवा को देख के, हर स्कूल के बाहर जब मैं बच्चों को बाहर निकलते हुए देखता हूँ, तो मेरे को बहुत पीड़ा होती है कि इतने हजारों बच्चों की ज़िंदगी को हम कैसे कहाँ पहुँचा देंगे, और इनको हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं, और ये क्या क्या झेलने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नर्सरी PP1 से, जब उसकी उंगलियों में पेंसिल पकड़ने की क्षमता नहीं है, तब वो उसकी उंगली में पेंसिल डाल डाल के उसको है ना लैंग्वेज सब लिखना सिखा रहे हैं, तो भैया उस समय से जिंदगी क्यों नहीं दे रहे, जिंदगी के बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहे? तो वो जिंदगी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम क्यों है, ये धर्म और अध्यात्म में क्यों लटका हुआ है? तो उसको एजुकेशन में, तो क्या जिंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है? यदि इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस को क्लासरूम में लाया जा सकता है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स को क्लासरूम में लाया जा सकता है,
तो क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है कि जिंदगी को भी क्लासरूम में लाया जाए? है ना? जो मैंने कहा कि हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया, अपनों से ज्यादा पाया कि अपने आप से ज्यादा पाया? बोलते तो नहीं हो। अपनों से ज्यादा पाया कि अपने आप से ज्यादा पाया? अपने आप से। गाली देने वाले ने 1947 में गाली दिया था, हमने उस गाली को याद करके कितने बार दुखी हुए? भाई किसी ने हमको एक बार कोई अपमानजनक बात कही थी, उसने कितनी बार कही? एक बार। उसने कितनी बार दुखी किया? एक बार। हमने अपने आप को कितनी बार दुखी किया? 20 लाख बार। तो हम लोग ऐसे दुखी नहीं हुए हैं, बहुत मेहनत करके दुख पाया है। और हम एक ही काम में सेल्फ रिलायंट हैं। दुखी होने के लिए हमको किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं, हम अपने पैरों पे खड़े और दूसरे को भी उसके पैरों पे खड़ा करना जानते हैं। बहुत अद्भुत प्राणी है ये। तो दोस्तों, तो दुनिया के जितने लोग हैं उन सब की मानसिकता को क्या एक फ्रेम में कहा जा सकता है? दुनिया के लोग जितने प्रकार के हैं, उनकी जितने प्रकार की मानसिकताएं हैं, क्या उनको एक फ्रेम में लाया जा सकता है, एक डेफिनेशन में लाया जा सकता है? मुश्किल है, लेकिन लाया जा सकता है। इस अनुसंधान की खूबसूरती यही है, इसको जब बात शुरू करते हैं तो यहां से शुरू करते हैं कि जो कुछ कहा जा रहा है आपको मानना नहीं, आप नहीं मानने के लिए पूरा दम लगाना। कोई भी उपदेश नहीं दिया जाएगा, कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, कुछ मानने के लिए नहीं कहा जाएगा, ये करो ये ना करो, है ना, ऐसा कोई बात नहीं कही जाएगी। बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह से हेंस प्रूव्ड हर जगह आएगा और आप अपने में सेल्फ ऑब्जर्वेशन से इस बात को देखोगे कि हाँ ये ऐसा ही है। एजुकेशन के धरातल पे हम उसी बात को ला सकते हैं जो यूनिवर्सल हो। हम अपनी मान्यताओं को, अपनी धारणाओं को, अपनी आस्थाओं को एजुकेशन में नहीं ला सकते, क्योंकि एजुकेशन का मतलब है कि जो यूनिवर्सल है, लॉजिकल है, प्रैक्टिसेबल है, लिवेबल है ना, हेंस वेरीफाइबल है। तो जब हम साइंस में कोई चीज को ऑथेंटिकेट करते हैं, उसको प्रामाणिक बोलते हैं, तो उसका मतलब है कि लेबोरेटरी में बार बार प्रयोग करने से हर बार सेम रिजल्ट आता है, तो हम कह रहे हैं कि ये प्रूवन है। मानव के लिए प्रयोगशाला क्या होगी? मानव के लिए ऑथेंटिकेशन क्या होगा? विश्वास किसी मशीन में तो नहीं आएगा, मेरा सुख दुख किसी मशीन में तो नहीं आएगा। फिर मानव के बारे ऑथेंटिकेशन क्या होगा? मानव के बारे मानव की प्रयोगशाला क्या होगी? इसलिए कहा कि समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है। समझना स्वयं में होता है, उसका ऑथेंटिकेशन मैं समझ पाया कि नहीं समझ पाया, वो अपने परिवार के लोगों के बीच में मैं उसको प्रैक्टिस करके देखता हूं। यदि दूसरे के ऊपर भी काम कर जाता है तो मेरे को भरोसा हो जाता है ये काम करता है। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि परिवार ही मानव के जीने की समझ को जांचने की प्रयोगशाला है। परिवार का मतलब हमारे ब्लड रिलेशन ही नहीं है, हमारे मित्र परिवार भी हमारे परिवार में ही आते हैं। तो इस अर्थ में ये कह रहे हैं कि समझने का काम स्वयं में होता है, हम उसको ऑब्जर्वेशन से देखते हैं। और जो दर्शन में हमारे पास जब हम कह रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं, तो इसका मतलब यही कह रहे हैं कि पूरी नेचर किसी नियम से नियंत्रित है। महापुरुष नियम बनाता है कि नियम पहचानता है? साइंटिस्ट नियम बनाता है कि नियम पहचानता है ना? तो कोई देवी देवता महापुरुष कोई नियम बना नहीं सकते, नियम नेचर में है, जो उसको पहचानते हैं। जो मानव से संबंधित किसी नियम को पहचाने हैं उनको हम महापुरुष बोलते हैं। जो जड़ संसार से संबंधित किसी नियम को पहचानते हैं उनको हम वैज्ञानिक बोलते हैं। तो वैज्ञानिक या कोई महापुरुष कोई भी नियम नहीं बनाते हैं, नियम अस्तित्व में है, उस नियम को पहचानने का काम हम करते हैं। तो उस नियम को पहचानने का काम करते हैं। तो जब भी एक मानव की मानसिकता दूसरे के साथ व्यक्त होती है, जब भी एक मानव अपनी मानसिकता को व्यक्त करता है, मैनिफेस्ट करता है, तो बेसिकली उसकी मानसिकता का इतना ही मतलब है कि धन के प्रति उसका दृष्टिकोण,
धन के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है। नंबर 2, स्त्री पुरुष संबंध के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है। तीसरा, मानव के साथ और प्रकृति के साथ जब वो जीता है, व्यवहार करता है, जीता है, तो उसका दृष्टिकोण कैसा है। दुनिया के जितने भी लोग हैं उनकी मानसिकता जब भी व्यक्त होगी तो इन्हीं 3 आयाम में व्यक्त होगी, चौथा आयाम आपके पास नहीं है। आप ढूंढ के लाने की कोशिश कर सकते हैं। 3 ही आयाम है दुनिया के सभी लोगों के लिए। धन के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, स्त्री पुरुष संबंध के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, और जब वो मानव से बात करता है तो उसको कैसे जज करता है, कैसे इवैल्यूएट करता है। धर्म के रूप में देखता है, जाति के रूप में देखता है, गोरे काले के रूप में देखता है, अमीर गरीब के रूप में देखता है, या फिर उसको मानव के रूप में पहचानता है। तो इस रूप में कोई भी मानव व्यक्त होता है। यदि इसको जांच के देखें कि अभी जैसी एजुकेशन हम पा रहे हैं उससे हमारी मानसिकता कैसी बनती है, तो मैं एक सेट आपके सामने लिखता हूं, आप जांच के देखेंगे कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि धन ही सब कुछ है और इंद्रियों में सारा सुख है। दुनिया का सारा सुख इंद्रियों में है और सुविधा ही जीवन शैली है। है ना? कितने प्रतिशत लोग? कितने प्रतिशत लोग? कितने प्रतिशत? हाँ जी, पूछ रहा हूं आपसे, कितने प्रतिशत? 99। और 1% छोड़ना तो सभा की मर्यादा भी है। वैसे तो ये 99 से ऊपर भी चला जाएगा। तो अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति इस मानसिकता का है, यदि कोई व्यक्ति इस मानसिकता का है, तो वो संबंध को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा कि साधन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। वो संबंध को साधन के लिए इस्तेमाल करेगा कि साधन को संबंध के लिए इस्तेमाल करेगा। वो दिवाली में पता चलता है। दिवाली में जब मिठाई का डब्बा जाता है तो किसका डब्बा किस क्वालिटी का होता है, और दिल्ली में जब मिठाई का डब्बा जाता है तो मिठाई के डब्बे में गोल्ड भी रख के जाता है। आप ही लोगों के लिए जाता है। जिन जिन अधिकारियों को प्रसन्न करना होता है तो मिठाई के डब्बे में गोल्ड रख दिया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं किससे संबंध बना के रखूंगा? जिससे पैसा मिलता हो, जिससे मेरी प्रमोशन, तो मेरी प्रमोशन, मेरा पैसा, मेरा पद जहां से बढ़ता होगा उसके साथ मैं संबंध बना के रखूंगा, और बाकी अपने किसी काम के नहीं। साधन पुराना होता है कि नहीं होता है? तो क्या करते हैं फिर साधन का? नया ले आते हैं, तो साधन को बदल देते हैं। तो ऐसे ही हम घर में भी बहुत सारी चीजों को बदलना चाहते हैं, पर कुछ चीजों को बदल नहीं पाते। यदि शरीर से शादी हुई है तो शरीर पुराना होगा। यदि मानव से शादी हुई है तो जिंदगी भर कोई पुराना जैसा शब्द बीच में आएगा ही नहीं। संबंध हमेशा नया होता है ना? कभी पुराना नहीं होगा। तो हमारा मानसिक स्तर क्या है?
मानसिक स्तर पे निर्भर करता है, हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे निर्भर करता है कि हमारे रिलेशन की क्वालिटी क्या हो। और किसी का टाइम बहुत मैटर नहीं करता है। जैसे तमाम पत्नियों की समस्या है कि पति उनको समय नहीं देते हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और पतियों की समस्या है कि पत्नियां उनको समझती नहीं। तो कोरोना काल ने काफी आर पार कर दिया। बहुत समय था तो कईयों के डिवोर्स हो गए। कम से कम समय नहीं था तो एक दूसरे की थोड़ी छुपी हुई थी, है ना। उस समय ने सब उद्घाटित कर दिया और अंतिम निष्कर्ष निकला कि साथ नहीं रहा जा सकता है। और कईयों के रिलेशन बहुत बेहतर भी हुए हैं क्योंकि एक दूसरे को समझने का मौका मिला है। तो जहां मानसिकता अच्छी थी वहां वक्त मिला तो रिलेशन बेहतर हुए, जहां मानसिकताएं ठीक नहीं थी वहां आर पार हो गए। तो इसका मतलब है, और धीरे धीरे ये मानसिकता और बढ़ती हुई दिखाई देती है कि घटती हुई दिखाई देती है? जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी ये मानसिकता बढ़ेगी कि घटेगी? संबंध किधर जाएगा? संबंध खतरे में ही है, इसलिए हम लिव इन की बात कर रहे हैं। इसलिए लगभग हम ऐसे समाज की, हम एक परिवार विहीन समाज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और वो समाज भी नहीं है, एक भीड़ तंत्र है जहां केवल दो ही चीजें होंगी, स्टेट एंड मानव। शासन और मानव, बीच की सारी चीजें गायब, परिवार और समाज गायब। बच्चे को पैदा होते ही $100 बच्चे के नाम आ जाएगा, ठीक। तो यदि $100 बच्चे के पैदा होते ही ₹1000 बच्चे के नाम आ जाएगा, ₹10,000 बच्चे के नाम आ जाएगा, और बच्चे की सारी जरूरत सरकार ही पूरी करेगी, तो बच्चा संबंध सरकार के साथ पहचानेगा कि परिवार और समाज के साथ पहचानेगा? और वो चाहती भी यही है। मल्टीनेशनल और सरकार के लिए बहुत आवश्यक है कि परिवार टूट जाएं, समाज ना रहे। जितना व्यक्ति कमजोर होगा उतना वो बाजार की शरण में जाएगा, जितना वो कमजोर होगा उतना उसको शासन के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये दोनों के लिए फेवरेबल है। जबकि सरकार समाज के लिए है कि समाज सरकार के लिए है? ठीक हो गया? यदि ये विजन हमारे क्लैरिटी में होगा तो डिलीवर करते समय हमको पता होगा कि हम किसी के हाथों का इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, हम किसी सरकार के लिए काम करते हैं कि हम इस देश के लिए काम करते हैं, इस समाज के लिए काम करते हैं। हमारी सैलरी सरकार देती है कि समाज देता है ना। तो यदि आपके पास कोई क्लियर विजन होगा तो किसी मौके पे आप ये कह सकते हो कि आप मेरे अधिकारी होने के नाते आप जो कह रहे हो ये एक बात है, लेकिन मेरा कमिटमेंट इस संविधान के साथ है, मेरा कमिटमेंट इस देश के साथ है, और आपकी बात उसको सूट नहीं कर रही है। क्या लगता है, ऐसा कहा जा सकता है? दम होगा तो बोलेगा, नहीं दम होगा तो नहीं बोलेगा। और क्या, दम की बात है ये, इसके लिए दम लगती है। अपनी दम होगी, अपनी जिंदगी गिरवी रख देंगे तो नहीं बोल पाएंगे, और अपनी जिंदगी अपने पास होगी, नौकरी की है, जिंदगी नहीं बेची है। इसलिए मैं कहता हूं हम जैसे लोगों को मत बुलाया करो, ये आपकी जिंदगी में बेचैनी पैदा कर देंगे। हमारे भीतर का मानव है वो खड़ा होना चाहता है, उसका कैसे पोषण कर सकें? उसका गला काट के उसको मार के हम क्या पाएंगे? नहीं पाएंगे। बड़ी चीज को न्यौछावर करके हम छोटी चीज पाते हैं। हजारों, मतलब यदि मैं आपके सामने कुछ कह रहा हूं तो बहुत ऑथेंटिसिटी से कह रहा हूं, प्रवचन नहीं दे रहा हूं। इस प्रवचन का कोई हमको पैसा मिलता नहीं है, अपने किराए से आना जाना करते। पता कब चलता है? 60 के बाद।
तो कम से कम कंसिडरेशन सामने रहे, फिर कम से कम आपको ये तो रहेगा कि यार हाँ, ये वक्त रहते किसी ने बताया था, अपन ध्यान नहीं दिए, वो अलग बात है, पर बात तो ठीक है। मैं चला नहीं चला ये एक बात है, पर बात तो ठीक है, किसी दूसरे को तो बता ही सकते हो। तो इससे ये पता चला कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं इसका इतना ही मतलब है, इसकी दो ही समस्याएं हैं, GW एंड FW। क्या है? अरे इतना पढ़ते हो, ये देखो महिला बाल विकास के ढंग से सोचे के। अरे ग्लोबल, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? नहीं नहीं, ठीक लिख। ग्लोबल वार्मिंग एंड फैमिली वार्मिंग, दो ही समस्याएं हैं, तीसरी समस्या हमारे पास है नहीं। और ये ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग पढ़े लिखे लोग के कारण है कि अनपढ़ लोग के कारण है? विकसित राष्ट्र के कारण है कि अविकसित राष्ट्र के कारण है? इनको विकसित कहा जाए कि अविकसित कहा जाए? ये जो अपने भीतर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, अमेरिका विकसित है, कोई और कंट्री के बारे में हम कुछ और सोचते हैं, बोले वहाँ गए थे उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, अच्छी होगी नो डाउट, वो यहाँ भी हो सकती है ना। रेड लाइन क्रॉस करने पे 10,000 का फाइन लगा दो, अगले दिन से कोई क्रॉस नहीं करेगा। तो कोई चीजें किसी देशों ने बहुत डंडे के दम पे, फाइन के दम पे, है ना, नियंत्रित कर दिया, अगली पीढ़ी ने उसको फॉलो कर दिया, कल्चर बन गया। अच्छी बात है, गलत नहीं है ये, मासेस के साथ करना पड़ेगा तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन कोई नियम ऐसा लाया जा सकता है कि घर में यदि पति पत्नी का झगड़ा होगा तो 50,000 रुपया फाइन लगेगा और घर में बेडरूम छोड़ के सब जगह CCTV लगा दिए जाएंगे? क्या पारिवारिक झगड़े रोके जा सकते हैं? आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आएगा, यदि ये गलत विचार आया तो आपको जो है 10,000 का फाइन लगेगा। क्या रोका जा सकता है? तो इसका मतलब है कि उन तमाम, यदि पूरे विश्व की बात करें, यदि कोई विकसित है तो यार अपने संबंधों में जी के दिखाओ। विकसित होने की पहचान क्या हो? अभी हमारी विकसित होने की पहचान, क्वालिटी लाइफ की पहचान, हमारे तो शब्द भी ऐसे है ना। क्वालिटी लाइफ का मतलब है कि टीवी कलर है, घर पक्का है, ये क्वालिटी लाइफ है कि क्वांटिटी लाइफ है? क्वालिटी का मतलब है संबंध कैसे हैं, क्वांटिटी का मतलब है मटेरियल कैसा है। या हम मटेरियल की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि संबंध की क्वालिटी की बात कर रहे हैं? तो यदि विकसित होने का मतलब है, किसी राष्ट्र के विकसित होने का मतलब है, किसी समाज के विकसित होने का मतलब है कि उनकी मानसिकता विकसित है, उनके संबंध बेहतर हैं, नेचर के साथ संबंध ठीक है, मानव के साथ संबंध ठीक है, तो उसको विकसित कहा जाए, है ना। जैसे अभी कुछ देशों ने सोलर एनर्जी यूज करना शुरू किया, कोल और थर्मल पावर और ये सब को, है ना, और वो क्या न्यूक्लियर पावर को छोड़ रहे हैं, ये अच्छे कदम है। तो यदि कोई भी देश मानव के साथ अपने संबंध को पहचान पाता है, नेचर के साथ अपने संबंध को पहचान पाता है, ऐसा जी पाता है, तो उसको विकसित कहा जाए। इसके विपरीत जीता है तो उसको अविकसित कहा जाए। मापदंड पुनर्परिभाषित करने होंगे। मापदंड एब्सोल्यूट मापदंड हो या जिनको हमको बदलना पड़े, फिर वो तो अपने आप में कंप्लीट मापदंड नहीं है। तो इसका मतलब है रिजल्ट ऐसा आ रहा है, गाड़ी किधर जा रही है, तो तमाम व्यक्ति से लेके, फैमिली से लेके, समाज से लेके, सरकार से लेके, पुलिस से लेके, न्याय से लेके, शिक्षा से लेके, धर्म से लेके, इन तमाम चीज़ों के प्रति आने वाली पीढ़ी का विश्वास, सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? आने वाले समय में और तेजी से घटेगा कि बढ़ेगा? और तो यंग पीढ़ी कहाँ जाएगी? फिर नौजवान पीढ़ी क्या क्या करेगी? नौजवान पीढ़ी क्या करेगी? फिर वो रिबेलियन होगी। जब तक कोई मानव के सामने कोई श्रेष्ठता के मापदंड होते हैं, उसके सामने श्रेष्ठ माता पिता हैं, उसके सामने श्रेष्ठ टीचर हैं, उसके सामने श्रेष्ठ सिस्टम है, तो वो उनका अनुसरण करता है, अनुकरण करता है। जब एक मानव देखता है कि ये परिवार के लोग भी श्रेष्ठ नहीं हैं, ये समाज में भी सिस्टम श्रेष्ठ नहीं है,
तो क्या करेगा? मनमानी पे उतर आएगा, फिर कहेगा कि अब मेरे को जो ठीक लगेगा मैं करूंगा। युवा पीढ़ी मनमानी पे उतर आई है कि नहीं उतर आई है? युवा पीढ़ी मनमानी पे युवा पीढ़ी का मनमानी पे उतरना किस बात की सूचना है? कि इन्होंने परिवार और समाज और सिस्टम्स को नकार दिया है, वो उसको श्रेष्ठ नहीं मान रहे हैं, है ना। इससे कम में कोई किसी को नकार नहीं सकता है। तो इसका अर्थ है आने वाली पीढ़ी के सामने यदि श्रेष्ठ मापदंड नहीं होंगे तो वो अपना सर किसके सामने झुकाएगा। इसलिए देखो हमारी पीढ़ियों ने बड़ा समझ के काम किया। यदि हमारी परंपराओं को देखें तो हमारी परंपराओं ने इस बात को समझ के ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की स्थापना इस अर्थ में है, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की स्थापना इसी अर्थ में है कि कम से कम परिवार और समाज के लोग यदि श्रेष्ठ ना भी दिखाई दें तो कई कुछ ऐसे चिन्ह और प्रतीक लोगों ने स्थापित कर लिए जिसके सामने आने वाली पीढ़ी अपना सर झुकाती रहे। यदि इनके माँ बाप जाके सर झुकाते रहेंगे तो ये भी कोई सत्ता है, कोई ताकत है, कोई शक्ति है, कोई सिस्टम है जिसको हम नहीं समझते हैं लेकिन मानते हैं, इसका नाम आस्था है। तो जब तक मानव में समझ नहीं है उसकी आस्थाओं को बनाए रखना एक उचित बात है। हाँ, उन आस्थाओं में दुकानदारी शुरू हो जाती है तो उसके प्रति भी मानव का मोह भंग होता है, उसके प्रति भी हमारी सम्मान और श्रद्धा कम होता है। तो इससे ये समझ में आता है कि गाड़ी जा किधर रही है, गाड़ी आ किधर से। ये इतना आउटपुट ऐसा आया है, हो सकता है रॉ मटेरियल गड़बड़ हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ये आउटपुट इतना गड़बड़ दिखाई देता है तो हो सकता है इनपुट ही गड़बड़ हो। तो एक बच्चे को देखें तो वो जन्म से जिज्ञासु होता है, एक बच्चा जन्म से जिज्ञासु होता है, जन्म से वो न्याय अपने लिए चाहता है, जन्म से वो सत्य वक्ता होता है, जन्म से वो सही जीना चाहता है। ऐसा दुनिया का हर बच्चा होता है। क्या मतलब? हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु होता है कि नहीं? 2 साल का बच्चा ज्यादा समय क्वेश्चन पूछता है कि ज्यादा समय खाने की चीज मांगता है? है? प्रश्न पूछता है। 3 साल का बच्चा जब प्री प्राइमरी में एजुकेशन जाता है वो अपने ज्यादा पढ़े माँ बाप की तुलना में ज्ञान के मामले में टीचर पे ज्यादा विश्वास करता है कि अपने माँ बाप पे ज्यादा करता है? टीचर पे ज्यादा करता है। ये 2 ऑब्जर्वेशन ये बताती हैं कि बच्चा मां के गर्भ से ज्ञान की प्यास लेके आता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये पढ़ना नहीं चाहता है। तो बच्चा तो जन्म से ज्ञान की प्यास लेके आया है, वो तो जिंदगी को समझना चाहता है। हमारे पास समझाने का मटेरियल नहीं है तो हम उसको A फॉर एप्पल B फॉर बैट में लगा देते। उसको A फॉर एप्पल में रुचि नहीं है, हमको उसके क्वेश्चन में रुचि नहीं है। यहां से दोनों के बीच में दूरियां आनी शुरू हो जाती। कलाम साहब के राष्ट्रपति रहते समय लगभग 6 बार उनसे 2-2 घंटे की मुलाकातें होती रहीं। हम लोग ऐसे ही बोर्ड पे, हमारे मित्र बोर्ड पे उनको ऐसे ही समझाते थे, कॉपी पेन लेके राष्ट्रपति होते हुए सामने बैठ के ऐसे ही नोटिस करते थे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते थे। देश को ऐसा राष्ट्रपति मिलना भी एक सौभाग्य की बात है। हैदराबाद हाउस में एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आदमी की जिज्ञासा बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? उम्र बढ़ने के साथ साथ आदमी की जिज्ञासा बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। लेकिन अभी ये घटती हुई दिखाई क्यों देती है? अभी उम्र एक बच्चे की जिज्ञासा थी, जैसे ये दुनिया किसने बनाई, ये कोई बहुत फिलॉसफिक क्वेश्चन है कि आम आदमी का क्वेश्चन है? आम आदमी का क्वेश्चन है ना। वो पिक्चर था, तीसरी कसम थी ना फिल्म, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, है ना। ये क्वेश्चन आज भी धर्म और अध्यात्म के लिए, विज्ञान के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आज भी है। इसका मतलब
हर आदमी पूरा ही समझना चाहता है, पूरा ही समझना चाहता है। उसकी जिज्ञासा का हम सम्मान नहीं कर सके, क्योंकि हम एक ऐसी मानसिकता के साथ स्वयं जीते हैं जहां धन ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है और सुविधा ही जीवन शैली है। और बच्चों को बी प्रैक्टिकल होने के नाम पे वही पूछो जिससे मार्क्स आते हैं, वही करो जिससे पैसा आता है, वही करके दिखाओ जिससे पड़ोसी चमकता है। ये ज्ञान हमको घर से मिलता है। तो जो कुछ हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो क्या समझ में आया? एक बच्चा जिंदगी जीने का जो अरमान लेके पैदा हुआ था, जिंदगी जीने की जो प्यास लेके पैदा हुआ था, उसको हमने पोषण किया है या उसको हमने कुचल दिया है? जोर से बोलो। कुचल दिया है। तो हमने अपने बच्चों की जिंदगी में जहर घोला है, इसके दोषी हम सभी माँ बाप हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का टीचर्स और पेरेंट्स के प्रति सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? घटता हुआ दिखाई देता है। ये भी एक बढ़िया फिनोमिना है कि अधिकांश लोगों को अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर के प्रति सम्मान ज़्यादा होता है कि कॉलेज के टीचर की बजाय? कि प्राइमरी वाला ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है कि कॉलेज वाला? कॉलेज वाला। तो क्या हो रहा है ये? क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? बहुत कॉमन है। ऐसा क्यों होता है? हमारा कॉलेज का टीचर ज़्यादा क्वालिफाइड होता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, प्राइमरी टीचर उसकी तुलना में बहुत कम पढ़ा लिखा होता है ना? फिर भी लगभग हर इंसान को अपना प्राइमरी स्कूल का टीचर याद रहता है। कॉलेज के टीचर के प्रति वो सम्मान नहीं होता जो बचपन का होता है। क्यों? माइक। सर वो बच्चे से ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है और उनके रिलेशन में ज़्यादा फॉर्मेलिटी वो नहीं बच्चे से ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है, बच्चा भी उससे ज़्यादा कनेक्ट करता है। बच्चा भी उससे ज़्यादा कनेक्ट टू वे कम्युनिकेशन अच्छा होता है उसमें, इस वजह से। तो वो तो कितना कनेक्ट कर पाता है एक बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि एक छोटा बच्चा तो सब चीज़ के साथ 100% विश्वास से ही शुरू करता है। उसके लिए तो ना आग जलाती है ना? पहली बार जब आग में हाथ जाता है तो उसको ये रेफरेंस क्रिएट होता है कि आग में हाथ, आग का फीलिंग कैसा है, खाने का कैसा है, ज़मीन से गिर गए तो कैसा है। वो तो हर आदमी के साथ मतलब एक विश्वास से ही शुरू करता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसको समझ आए ना आए, लेकिन दूसरों के अधूरेपन को देखने की समझ आ जाती। ये सामने वाला गलती करता है, ये उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मैंने इसको माना था। माइनस मार्किंग शुरू करता है। हम में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जिन लोगों को हमने बहुत बड़ा माना था, वक्त के साथ साथ वो छोटे निकल गए? ये अधिकांश के साथ होता है। और कई लोग तो इतने जोर का धोखा खाते हैं, उसको पचाने में उनको कई साल लगता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि उम्र बढ़ी है, हम नहीं बढ़े हैं। उम्र बढ़ी है, हम नहीं बढ़े हैं। एक 60 साल के भीतर से 20 साल का लड़का झांकता हुआ दिखाई देता है। तो हमारे भीतर का इंसान, उसकी मैच्योरिटी नहीं बढ़ी है। शरीर की आयु बढ़ती है, वो तो बायोलॉजिकल है, लेकिन मेरे भीतर के इंसान को बढ़ने के लिए जिस पोषण की आवश्यकता थी, वो पोषण तो नहीं हुआ है। इसका मतलब है हमने मिलके अभी तक पेट भरने का जुगाड़ किया है, मन भरने का जुगाड़ अभी शेष है।